दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात की दास्तान लेकर आए हैं जिसने 8 सालों तक पुलिस ही नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच की टीम को भी इतना घुमाया, जिसके कारण पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों ही लगभग हार मान चुके थे, क्योंकि अपराधियों ने कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि जिसकी इन्वेस्टिगेशन ये लोग कर रहे थे, ये भी मालूम नहीं था कि वह जिंदा है या मर गया है। यह एक ऐसा केस था जिसमें कब्र की 3 बार खुदाई की गई थी, जिसमें 2 बार सबूत मिटाने के लिए और 1 बार सबूत जुटाने के लिए। कहानी को आखिरी तक जरूर सुने, यकीन मानिए आपकी भी रूह काम जाएगी। तो दोस्तों, मैं हूं इम्मू और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी विद इम्मू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए हमेशा इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। इस कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली से। साउथ वेस्ट दिल्ली में एक जगह है कापसहेड़ा। 2011 में यहाँ नया शादीशुदा जोड़ा रहता था, शकुंतला और रवि कुमार। ये शकुंतला का ससुराल था। 8 फरवरी 2011 को इनकी शादी हुई थी। शादी के बाद 1 से 1.5 महीने तक शकुंतला अपने मायके में रही थी। शकुंतला का मायका राजस्थान के अलवर जिले में आने वाले भिवाड़ी के टपुकड़ा गांव का था। शादी 8 फरवरी को हुई थी। इसके अगली सुबह ससुराल आने के कुछ समय बाद शकुंतला वापस अपने मायके चली जाती है, क्योंकि इनकी शादी के बाद के जीवन को लेकर कुछ मिन्नतें थीं। 21 मार्च को वह वापस अपने ससुराल कापसहेड़ा आई। सब कुछ नॉर्मल था। पहली बार बहू घर आई थी, इसलिए पति, सास, ससुर, बाकी रिश्तेदार सभी लोग बहुत खुश थे। अब अगले दिन 22 मार्च आता है। इस दिन शकुंतला और उसके पति रवि दोनों मूवी देखने, रेस्टोरेंट में खाना खाने और घूमने के लिए घर से दोपहर में निकलते हैं। वैसे रवि कुमार एक टेम्पो ड्राइवर था, ठीक ठाक कमा लेता था। घर से निकलने से पहले शकुंतला ने पति से कहा कि यहीं पास में इनकी बहन रहती है, क्या हम पहले वहां चल सकते हैं? शादी के बाद पहली बार उनसे मिलूंगी। रवि ने कहा, ठीक है, पहले वहीं चलेंगे। इसके बाद दोनों अच्छे से तैयार होकर आउटिंग के लिए निकलते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, सूरज ढल रहा था। दोपहर से शाम, शाम से रात होती है। रात में 7 से 8 बजे के आसपास हड़बड़ी में शकुंतला अपनी बहन के घर से वापस ससुराल आती हैं। सास ससुर ने शकुंतला को देखा तो वह थोड़ी गुस्से में थी और थोड़ी परेशान भी लग रही थी। आते ही उसने अपने सास ससुर से पूछा कि रवि कहाँ पर है। ये सुनकर सास ससुर हैरान हो गए और कहा कि वह तो तुम्हारे साथ गया था, ये तो तुम्हें ही पता होगा। इतना टाइम बीत गया, दोपहर से तुम दोनों निकले थे, तुम अकेले क्यों आए हो? रवि कहाँ पर है? शकुंतला ने कहा, हम दोनों साथ में निकले तो थे और रिश्तेदार के घर तक भी गए, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही रवि ने कहा कि तुम चलो, मैं 5 मिनट में आता हूं, कुछ काम है। इतना कहने के बाद वह चले गए। फिर मैं अपनी बहन के यहाँ गई, लेकिन रवि 5 मिनट बोले थे, घंटों तक नहीं आए। मैं उनका वहां पर इंतजार कर रही थी और कई बार मैंने रवि को कॉल भी किया, लेकिन वह फोन भी नहीं उठा रहे थे। इंतजार करते करते अब अंधेरा हो गया था, वह वहां नहीं आए। मुझे लगा कि वह किसी काम में व्यस्त होने की वजह से भूल गए होंगे और घर आ चुके होंगे, इसलिए मजबूरन मुझे घर अकेले आना पड़ा। इस चक्कर में हमारा इतना अच्छा प्लान चौपट हो गया। ये सब सुनकर माँ बाप और भी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि रवि अभी तक घर नहीं आया था। फिर वे लोग रवि के दोस्तों को फोन करके पूछने लगे, लेकिन किसी के साथ भी रवि नहीं था और दोपहर से किसी ने उसे देखा भी नहीं था। माता पिता और बहू तीनों की टेंशन और बढ़ गई, क्योंकि ये लोग अपनी तरफ से रवि का पता लगाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि रवि के पिता जय भगवान, रवि जहाँ जहाँ पर जाता था, जहाँ पर काम करता था, वहां तक भी गए, लेकिन रवि का कुछ पता नहीं चला। अब 22 मार्च खत्म होता है, 23 मार्च का दिन शुरू हो गया। इस दिन पिता जय भगवान कापसहेड़ा पुलिस स्टेशन गए और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस को जब पता चला कि एक 25 साल का नौजवान बेटा गायब है, तो पुलिस इसे कुछ खास सीरियस नहीं लेती है और सोचती है कि वह दोस्तों के साथ कहीं गया होगा, आ जाएगा। फिर भी फॉर्मेलिटीज के लिए पुलिस ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सबसे आखिरी बार रवि बहू शकुंतला के साथ था, इसलिए पहले शकुंतला से बात की गई। शकुंतला ने पुलिस को वही बयान दिया जो अपने सास ससुर को बताया था, कि 5 मिनट का बोलकर वो रिश्तेदार के घर के बाहर से चले गए, लेकिन लौटे नहीं। माँ बाप का भी बयान दर्ज किया गया, थोड़ी छानबीन की गई। 23 मार्च को मिसिंग कंप्लेंट लिखाई गई थी, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला और पुलिस कुछ खास कार्यवाही नहीं कर रही थी। अब कुछ हफ्तों के बाद 16 अप्रैल को रवि के पिता वापस पुलिस के पास गए और बेटे की किडनैपिंग की कंप्लेंट लिखाई। पहले ही पुलिस को रवि का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने सोचा कि किडनैपिंग के एंगल से तफ्तीश की जाए। रवि के परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों और जानने वालों से पूछताछ शुरू हो गई। देखा गया कि रवि का किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं, पैसों को लेकर कोई विवाद हुआ हो। ये भी देखा गया कि रवि के जाने से किसी को कोई फायदा हुआ हो, कोई बहुत खुश हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला।
समय बीत रहा था। अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, ऐसे करते करते 6 से 7 महीने बीत गए, लेकिन रवि का कुछ पता नहीं चला। माता पिता के अनुसार जैसा काम पुलिस को करना चाहिए था, वैसे वे ठीक से कार्रवाई नहीं कर रहे थे। पिता जय भगवान ने हिम्मत नहीं हारी और सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां इन्होंने अपनी पूरी परेशानी बताई और यह भी कहा कि पुलिस के बस की बात नहीं है इस केस को सुलझाने की, इसे क्राइम ब्रांच को सौंपना चाहिए। कोर्ट ने पुलिस का भी पक्ष सुना कि इन्होंने हर एंगल से जांच की थी, लेकिन रवि का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद अक्टूबर 2017 में कोर्ट ने ये केस दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंप दिया और सख्त कार्यवाही के आदेश दिए कि इसे जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। क्राइम ब्रांच ने एक टीम बनाई और तफ्तीश में जुट गई। पुलिस की तरह इन्होंने भी सबसे पहले रवि की पत्नी शकुंतला से पूछताछ की। फिर से शकुंतला ने कहा कि हम रिश्तेदार के घर पर जा रहे थे। वहां पहुंचकर पति ने बोला कि 5 मिनट में आता हूं, फिर वह चले गए। मैं उनके आने का रिश्तेदार के घर पर इंतजार कर रही थी, लेकिन वह नहीं आए। ऑफिसर्स उस रिश्तेदार के घर पर जाकर बात करते हैं। उन्होंने भी कंफर्म किया कि शकुंतला यहां पर आई थी। कुछ देर के बाद लगा कि यह किसी का इंतजार कर रही थी। इससे पूछा गया, इसने कहा कि इसके पति थोड़ी देर में आने वाले हैं। दोपहर से अंधेरा होने लगा, लेकिन रवि नहीं आए। पुलिस के पास रवि के बैकग्राउंड के बारे में सारी डिटेल्स थीं। क्राइम ब्रांच को सख्त आदेश भी मिले थे। चूंकि आखिरी बार शकुंतला ही साथ थी, तो कहीं न कहीं ऑफिसर्स शकुंतला को शक के घेरे में लेते हैं। रवि के माता पिता ने भी अपना शक शकुंतला और इसके भाई राजू पर जताया, क्योंकि शादी के बाद जब शकुंतला मायके गई तो रवि कभी कभी इसे फोन करता था, लेकिन शकुंतला ठीक से बात नहीं करती थी, अजनबी की तरह बात करती थी। फिर अचानक 21 मार्च को शकुंतला ससुराल आए और प्यार से बात करने लगी। हमें भी लगा कि शकुंतला ने रवि को पति के तौर पर अपना लिया है। लेकिन अगले ही दिन बहू के साथ बेटा बाहर गया, लेकिन वह लौटा नहीं। ये सुनने के बाद ऑफिसर्स को शकुंतला पर और भी शक गहराता है। अब ये लोग पहुंचे राजस्थान के अलवर जिले में आने वाले टपुकड़ा गांव में, जहां शकुंतला के माता पिता से बातचीत की जाती है। भाई से भी पूछा गया, जो कुछ भी रवि के साथ हुआ था उन्हें किसी चीज की जानकारी नहीं थी। क्योंकि ऑफिसर शकुंतला का बैकग्राउंड निकाल रहे थे, तो वे केवल घर वालों से ही बात नहीं करते थे, बल्कि पड़ोसियों से भी जानकारी हासिल करते थे। ऐसे ही उड़ती उड़ती खबर निकली कि शादी से पहले शकुंतला एक लड़के से प्यार करती थी, जो इसी गांव का रहने वाला है, कमल सिंगाल। ये ट्रांसपोर्टर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेचने का काम करता है। शकुंतला और कमल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसी चक्कर में शकुंतला के घर वालों ने फटाफट एक लड़के की खोज करना शुरू कर दिया, जिसमें टेम्पो ड्राइवर रवि कुमार मिला। इससे अरेंज मैरिज करा दी गई। एक लड़का कमल सिंगाल, जिसका ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस है, ठीक ठाक कमाता है और शकुंतला उससे प्यार भी करती है। दोनों शादी भी करना चाहते थे। फिर भी शकुंतला के घर वालों ने उसकी शादी रवि कुमार, जो एक टेम्पो ड्राइवर था, से अरेंज मैरिज के जरिए क्यों करवाई, इसका कारण क्या था। साथ ही ये भी डाउट हुआ कि कहीं कमल सिंगाल तो रवि की गुमशुदगी के पीछे नहीं था। शायद कमल और शकुंतला दोनों मिले हुए हों। पुलिस ने कमल सिंगाल के बारे में पता किया। एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे थे और लगा कि जल्दी ही केस सुलझ जाएगा, लेकिन केस इतना भी आसान नहीं था। अभी बहुत कुछ होना बाकी था। खैर, कमल सिंगाल कहाँ मिलेगा। टपुकड़ा बस स्टैंड के पास हाईवे पर एसके टावर के नाम से कंस्ट्रक्शन मटेरियल की दुकान है। ये दुकान कमल सिंगाल की ही है। अब क्या था, फौरन ऑफिसर्स कमल की दुकान पर पहुंचे, उससे पूछताछ की। कमल स्वीकार करता है कि उसका पहले शकुंतला से प्रेम प्रसंग था, लेकिन उसकी शादी हो गई। फिर वह अपने रास्ते चला गया और शकुंतला अपने। उसने कहा कि अब उसका शकुंतला से कोई लेना देना नहीं है। उधर शकुंतला से भी उसके शादी से पहले वाले जीवन के बारे में पूछा गया। उसने भी माना कि वह कमल नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी रवि कुमार से कराई गई। आगे उसने कहा कि शादी के बाद उसने रवि को पति के तौर पर स्वीकार कर लिया था। मेरे माता पिता बुरा थोड़ी चाहेंगे। मैंने शादी के बाद के अच्छे जीवन के लिए मन्नत भी मांगी थी। मेरा अब कमल के साथ कोई रिश्ता नहीं है। रवि के माता पिता के अनुसार उनका डाउट शकुंतला और उसके भाई राजू पर था। इधर ऑफिसर्स ने भी कमल सिंगाल को शक के घेरे में लिया, क्योंकि कमल और शकुंतला के प्यार के रास्ते में रवि पति के तौर पर रोड़ा बना हुआ था। उन्हें लगा कि शायद इन दोनों ने रवि को रास्ते से हटा दिया होगा। पुलिस ने शकुंतला और उसके प्रेमी कमल सिंगाल का लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट कराया, लेकिन ये लोग निर्दोष साबित हुए। अब पुलिस क्या करती। जिस पर शक था वो लोग निर्दोष साबित हो गए। ऑफिसर्स के मन में बस यही बात खटक रही थी कि दो प्रेमियों के बीच एक पति आया और उसे रास्ते से हटा दिया गया, लेकिन अब यह एंगल भी कारगर साबित नहीं हो रहा था।
पुलिस ने हर तरीके से हर पत्रा अपनाकर कमल सिंघाल से पूछताछ की, कभी शांति से बैठकर, कभी लाठी डंडों से, लेकिन हर बार उसका बयान एक ही होता कि उसका रवि से कोई लेना देना नहीं है। साल दर साल गुजरते गए, पुलिस को कोई क्लू तक नहीं मिला। 2016 में शकुंतला के भाई का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, लेकिन वो भी निर्दोष साबित हुआ। इन्वेस्टिगेशन करते करते 2011 से 2017 आ गया। क्राइम ब्रांच की हिम्मत भी जवाब दे रही थी। 7 से 8 साल गुजर चुके थे, फिर भी कुछ पता नहीं चला कि रवि जीवित भी है या नहीं। अगर किसी ने रवि को किडनैप भी किया होता तो क्यों किया? पैसों के लिए। लेकिन ऐसा होता तो अब तक फिरौती का फोन आता। पर ये लोग इतने समर्थ भी नहीं थे कि फिरौती के पैसे दे सकें। पैसों के लिए किडनैपिंग नहीं हुआ। क्या ये किडनैपिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए हुआ ताकि उसके अंग निकालकर बेच दिए जाएं? अगर ऐसा होता तो क्राइम ब्रांच के पास इतने सारे संपर्क थे, इसका भी पता चल जाता, पर ऐसा भी नहीं था। अभी तक शक के घेरे में केवल 3 ही लोग थे, शकुंतला, उसका भाई राजू और कमल सिंघाल। पर ये लोग भी पॉलीग्राफ टेस्ट में निर्दोष साबित हो चुके थे। इनके अलावा और कोई सस्पेक्ट था भी नहीं। 2017 में क्राइम ब्रांच ने दबे पांव एक ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसमें 2-3 ऑफिसर्स शादी वर्दी में सिर्फ शकुंतला और कमल सिंघाल पर नजर रखेंगे, देखेंगे कि उनकी दिनचर्या क्या है, वो क्या क्या करते हैं। ऑफिसर्स के साथ साथ मुखबिर को भी इसमें शामिल किया गया। पुलिस की जो थ्योरी थी वही चीजें आंखों के सामने होती नजर आने लगीं। शकुंतला के पति को गायब हुए 7 से 8 साल हो चुके थे। रवि के माता पिता आज भी दुख में जी रहे थे, वहीं शकुंतला की लाइफ बदल चुकी थी। उसको किसी बात का गम नहीं था, यह अपने मायके में थी। ये कमल सिंघाल से रोज मिलती भी थी। ये बात भी सामने आई कि कुछ 2 साल पहले कमल और शकुंतला ने शादी कर ली थी। इसी 2017 में रवि के पिता दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। उन्होंने अपने बेटे को न्याय दिलाने की गुहार लगाई। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को बुलाया जाता है। ऑफिसर्स ने अपनी थ्योरी जज के सामने रखी और रिक्वेस्ट किया कि शकुंतला, कमल सिंघाल और राजू, इन तीनों का ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जाए। इसमें केवल 2 ही लोगों का ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की इजाजत दी जाती है, कमल सिंघाल और राजू। शकुंतला की इजाजत नहीं मिली। वजह ये सामने आई कि उस दौरान शकुंतला गर्भवती थी। पेट में इसके कमल सिंघाल का बच्चा था। यही नहीं, इनका ये दूसरा बच्चा था। पहले एक बच्ची पैदा हो चुकी थी, जिसे दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा गया था। ये सब सुनकर हर कोई हैरान हो गया। जज तुरंत कमल सिंघाल और राजू का ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की इजाजत दे देते हैं। इसके बाद नवंबर 2017 में गुजरात के गांधीनगर के एफएसएल में दोनों का ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग टेस्ट होता है। 2018 के मई-जून महीने में इस टेस्ट की रिपोर्ट दिल्ली क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को भेजी जाती है। इसमें शकुंतला का भाई राजू निर्दोष पाया गया, लेकिन कमल सिंघाल के केस में लगा कि वह जरूर कुछ न कुछ रवि के बारे में जानता है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट में कोई सवाल पूछा जाए, यह जरूरी नहीं होता। इसमें इलेक्ट्रोड लगे कैप को सस्पेक्ट के सर पर पहनाते हैं, फिर उसकी ब्रेन एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। कभी कभी बातचीत भी होती है। यहाँ पहले तो दोनों से नॉर्मल सवाल किया गया, फिर अचानक से रवि की फोटो दिखाई गई। राजू के केस में तब भी यह नॉर्मल दिखा रहा था, लेकिन कमल सिंघाल के केस में उसके ब्रेन में अजीब तरह के वेव बन रहे थे, जो बताता है कि यह आदमी रवि की गुमशुदगी के पीछे है। ये सारी चीजें होने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। कमल सिंघाल को ढूंढा गया। पता चला कि यह ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बाद घर आया था, फिर कहीं चला गया। उसके बाद से यह कभी दिखा ही नहीं। इसके बाद शकुंतला के घर जाया जाता है, वहां से शकुंतला भी गायब थी। ये दोनों ही टेस्ट के बाद फरार हो गए। क्राइम ब्रांच समझ गई कि उनका शक शुरू से ही सही था, रवि के पीछे यही दोनों हैं। अब इन दोनों को ढूंढने का ऑपरेशन शुरू होता है। दोनों के ही घर वालों से उनके फोन नंबर लेकर सर्विलांस पर लगाए गए। फिर जहां से भी लोकेशन पता चलता, वहां जाकर इन्हें ढूंढा जाता, पर यह नहीं मिलते थे। ये लोग फेक नंबर से पुलिस को चकमा दे रहे थे। धीरे धीरे इन्हें गायब हुए 1 साल गुजर गया। 2019 आ गया। ऑफिसर्स ने एक बार फिर से अपना दिमाग दौड़ाया, फिर से सारे बयान देखे गए और चेक किए गए। उस घटना वाले दिन रिश्तेदार के घर के बाहर शकुंतला से रवि ने बोला कि 5 मिनट में आता हूं, फिर शकुंतला अपनी बहन के घर में चली गई। इसी के बाद घटना हुई होगी। लेकिन कमल सिंघाल ऐसे अकेले रवि पर काबू नहीं पा सकता था। इसमें जरूर किसी और का भी हाथ होगा। पुलिस ने फिर से कमल की कुंडली निकाली। उसके जानने वालों से बात की गई। 2011 के दिनों में कौन कौन से लोग कमल के दोस्त थे, कौन इसके बिजनेस में काम करते थे, सारी चीजें पता करते करते एक नाम सामने आता है, गणेश कुमार। ये कमल का परम मित्र और ड्राइवर था। इसे 2019 के अगस्त-सितंबर के आसपास बिहार के समस्तीपुर से दबोचा जाता है। ये भी सारी चीजों से मना कर रहा था। फिर इसका भी ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ। इसमें ये फंस जाता है। इसके बाद पुलिस ने अपने अंदाज में इससे बात की।
इसने कहा कि कमल ने इसे 50,000 दिए थे और साथ रहने को बोला था। पुलिस ने इससे आगे पूछा कि कमल सिंघाल कहाँ है। अभी तक जितने भी फोन नंबर पुलिस ने सर्विलांस पर लगाकर लोकेशन निकाली, सभी फेक थे। अब ड्राइवर गणेश भी एक फोन नंबर देता है। पुलिस ने इसकी भी लोकेशन निकाली। ये लोकेशन सही निकली। सितंबर 2019 में कमल सिंघाल पकड़ा जाता है। इसके पकड़े जाते ही एक कहानी का खुलासा हुआ। शकुंतला के घर के पास कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जहां कमल सिंघाल मटेरियल पहुंचाने गया। वहीं इसने पहली बार शकुंतला को देखा। फिर इसने इस लड़की के बारे में आगे और पता किया। आगे यह उसके भाई राजू से दोस्ती कर लेता है। फिर यह अपने दोस्त से मिलने के बहाने शकुंतला के घर पर आने जाने लगा। ऐसे करते करते शकुंतला से इसकी बातें शुरू हो गईं। दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर आगे प्यार हो गया। कमल उस दौरान 23-24 साल का था और शकुंतला भी 20-21 साल की रही होगी। अब दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। गांव में ये सारी बातें कहाँ छिप सकती हैं। वहां पर हर कोई एक दूसरे को जानता है। किसी ने कमल और शकुंतला को हाथ पकड़कर घूमते हुए देख लिया। फिर यह बात पूरे गांव में फैल गई। ये बात दोनों के घर वालों तक भी पहुंच गई। दोनों के ही घर वाले शादी का विरोध कर रहे थे, क्योंकि इनकी कास्ट जाति अलग अलग थी। शहर में तो उतना नहीं, पर गांव में जात पात को लेकर बहुत माना जाता है। आज भी ऐसा है। दोनों के ही घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया। शकुंतला ने एक दिन कमल से कहा कि चलो भाग चलते हैं। लेकिन ये लोग भाग कर जाएंगे कहाँ? अगर घर वालों ने पकड़ लिया तो और ज्यादा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। ऊपर से कमल का बिजनेस भी ठीक ठाक जम चुका था, वह इसे भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। उधर शकुंतला के घर वाले भी सोचने लगे कि अगर यह कहीं भाग गई तो समाज में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। अगर सेम कास्ट के होते तो शादी में कोई दिक्कत नहीं होती। शकुंतला के घर वालों ने फटाफट अपने रिश्तेदारों से लड़का ढूंढने को बोल दिया। कुछ महीनों में एक लड़का मिलता भी है, रवि कुमार। यह एक टेम्प चालक था, ठीक ठाक कमा भी लेता था। रवि कुमार और शकुंतला की शादी फिक्स हो जाती है। शकुंतला ने अपने प्रेमी कमल को ये बात बताई। इसका दिल टूट जाता है। अब कुछ नहीं हो सकता। अब दोनों में दूरी होने लगी। कमल ने अपना मन बहलाने के लिए फिल्में देखना शुरू कर दिया। इन्हीं फिल्मों में 2 फिल्में ऐसी आईं कि कमल को इनमें अपने प्यार की उम्मीद दिखने लगी। फिल्में थीं हेलेन ऑफ ट्रॉय और हमराज। इन फिल्मों से प्रभावित होकर कमल ने एक प्लान बनाया। ये जानता था कि ऐसा काम अकेले नहीं कर सकता, एक और आदमी चाहिए साथ में। इसमें शकुंतला को भी शामिल करना पड़ेगा। पहले इसने अपने ड्राइवर गणेश से बात की। उसको 50,000 का लालच दिया। वो ठहरा गरीब आदमी, उसको पैसों की जरूरत थी। ज्यादा कुछ करना भी नहीं था और इतने सारे पैसे मिल रहे थे। आगे कमल जैसे तैसे जुगाड़ लगाकर शकुंतला से मिलता है। इसने कहा कि तुम उस लड़के से शादी कर लो। ये सुनकर शकुंतला चौंक जाती है। कहती है कि ऐसा कैसे कर लूं और तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। फिर कमल ने इसका सारा प्लान समझाया। तुम उससे शादी कर लो, लेकिन शादी के बाद उसके करीब मत जाना, कोई ना कोई बहाना बना देना। बहाना भी कमल खुद बताता है कि बोल देना कि तुमने अच्छे शादीशुदा जीवन के लिए मन्नत मांगी है, इसलिए अभी थोड़ी दूरी बनाकर रखना है। 8 फरवरी 2011 को शकुंतला और रवि की शादी होती है। शादी के अगले दिन विदाई हुई। फिर शाम तक शकुंतला वापस अपने मायके चली आई। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वजह पूछते हैं। शकुंतला कहती है कि शादी की मन्नत मांगी है। शादी के बाद भी मायके में रहते हुए ये कमल से छिप छिप कर मिलती रही। इसी दौरान ये कमल और गणेश तीनों मिलकर पूरा प्लान डिस्कस करते हैं। हर बार की योजना को समझते और समझाते हैं। 21 मार्च को कमल ने शकुंतला से बोला कि अब तुम्हें ससुराल जाना चाहिए, लेकिन पति से दूरी बनाए रखना। बोलना कि मन्नत अभी पूरी नहीं हुई है, और हाँ, उससे ठीक से बात करना, ऐसा न लगे कि कुछ गड़बड़ है, नॉर्मल बिहेव करना। शकुंतला ने ऐसा ही किया। वह इसी दिन ससुराल चली गई। सब लोग खुश थे कि बहू घर पर आ गई है। रवि भी खुश था। अगले दिन शकुंतला ने रवि से कहा कि हमें बाहर चलना चाहिए, घूमने जाना है, फिल्में देखेंगे। रवि रेडी हो जाता है। आगे शकुंतला ने कहा कि यहीं पास में बहन भी रहती है, पहले उससे मिलने चलेंगे। रवि इसके लिए भी राजी हो जाता है। अब ये दोनों घर से पैदल रोड तक गए और ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगे। प्लान के अनुसार तभी एक आदमी यानी कमल, जो सरप्राइज होने की एक्टिंग करते हुए शकुंतला से बोला, अरे आप यहाँ। फिर यह भी गाड़ी में बैठ जाता है। शकुंतला और कमल गाड़ी में बैठे बात करने लगे। शकुंतला ने अपने पति से बोला कि यह आदमी हमारे गांव का है, पड़ोसी है। रवि भी खुशी से कमल से मिलता है। ये भी बात करने लगे। थोड़ी देर बाद गाड़ी रिश्तेदार के घर के पास गई। शकुंतला गाड़ी से उतरकर जाने लगती है। रवि भी गाड़ी से उतरने लगा। तभी कमल ने इसे रोका और कहा कि आपसे थोड़ी बात करनी है। मैं पड़ोसी होने के साथ साथ शकुंतला का अच्छा दोस्त भी हूं।
फिर रवि ने चिल्लाकर शकुंतला को बोला कि तुम चलो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। इसके बाद गणेश गाड़ी को लेकर चल देता है। रास्ते में कमल ने एक जगह पर चाय मंगाई। गणेश, कमल और रवि तीनों चाय पीते हैं। चाय में चुपके से नींद की गोलियां मिला दी गई थीं। थोड़ी ही देर में रवि सो गया। फिर नींद में ही कमल और गणेश ने मिलकर रवि का गला दबा दिया। फिर ये लोग सीधे दिल्ली से राजस्थान निकल जाते हैं। कमल की दुकान के सामने एक घना जंगल था, वहीं गड्ढा खोदकर शव को दफन कर देते हैं। आगे सारी चीजें हुई। रवि के पिता ने गुमशुदगी का केस दर्ज कराया, किडनैपिंग का मामला भी बना। सारी पूछताछ और छानबीन होती है। पुलिस ने कमल से कहा कि शव के पास ले चलो। 5 अक्टूबर 2019 को पुलिस एक टीम को लेकर जेसीबी के साथ टपुकड़ा के उस जगह पर गई। इन्होंने अपने साथ तिजारा के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और टपुकड़ा के एसएचओ को भी साथ लिया था। 5 से 6 फीट का गड्ढा खोदा गया, जिसमें से कुल 25 हड्डियों के टुकड़े बरामद हुए। सोचा कि पूरी हड्डियां मिलेंगी, पर ऐसा नहीं था। पुलिस ने आगे कमल सिंगाल से इसकी वजह पूछी। इसने बताया कि अक्टूबर 2017 में जब ये केस पुलिस से हटकर क्राइम ब्रांच के पास चला गया तो गणेश और कमल सिंगाल डर गए। इन्होंने दोबारा 7-8 महीने पहले शव को बाहर निकाला। अब तक शव गल चुका था, केवल हड्डियां ही बची थीं। जितनी भी हड्डियां हाथ आई उनको निकाला गया। आगे इनके टुकड़े कर पॉलीथीन बैग्स में भरकर अलवर से रेवाड़ी तक के बीच 70 किलोमीटर में फेंक दिए गए। मिले हुए हड्डियों के 25 टुकड़ों को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। डीएनए जांच हुई। पिता के ब्लड सैंपल से इनका मिलान कराया गया। यह मैच हो गया और कंफर्म हो गया कि शव के अवशेष रवि के ही हैं। अभी तक शकुंतला गायब थी। पुलिस ने इस पर 5 लाख रुपए का इनाम रख दिया। सारे मुखबिरों को भी काम पर लगा दिया गया। दिसंबर 2019 में मुखबिर से पता चला कि अलवर में ही शालीमार कॉलोनी में छिपी हुई है। पुलिस को कोई रिस्क नहीं लेना था। ये लोग रात में महिला पुलिस के साथ उस जगह पर गए। घर घर की तलाशी ली गई। थोड़ी मशक्कत के बाद शकुंतला भी पकड़ी गई। फिलहाल कमल सिंगाल, शकुंतला और गणेश तीनों सलाखों के पीछे हैं और इन पर दिल्ली स्टेशन कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि देश में हो रही इन घटनाओं से आपको सचेत करना है। इस घटना पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।